हेलो एवरीवन, आई एम निशा लांबा एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू जुडिशरी। आज की वीडियो में जो आपके लिए मैं जजमेंट लेकर आई हूं 498 कैपिटल ए का जजमेंट है। 498 कैपिटल ए आईपीसी के बारे में तो नॉन लीगल बैकग्राउंड के लोग भी काफी अच्छी तरह से वाकिफ हैं, राइट। देखिए 498 कैपिटल ए मैं पहले बता देती हूं 498 कैपिटल ए के अंदर क्या है। इसके अंदर क्रूअल्टी का ऑफेंस डिफाइंड है और ये क्रूअल्टी कौन कर रहा है? ससुराल में महिला के साथ ये क्रूअल्टी या तो उसके हस्बैंड कर रहे हैं या फिर हस्बैंड के रिलेटिव्स कर रहे हैं, ठीक है। अगर हस्बैंड या हस्बैंड के जो रिश्तेदार हैं वो महिला के साथ उसके ससुराल में उसके साथ कोई क्रूअल्टी करते हैं, वो क्रूअल्टी मेंटल भी हो सकती है, फिजिकल भी हो सकती है, यानी मानसिक क्रूरता या फिर शारीरिक क्रूरता, ठीक है। किसी भी तरह की क्रूरता अगर किसी महिला के साथ होती है तो वो 498 कैपिटल ए आईपीसी का सहारा ले सकती है और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सकती है और उसके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है, ठीक है। ये बात हम सबको पता भी है और इसका मिसयूज भी होता है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार कहा है कि 498 कैपिटल ए आईपीसी सबसे ज्यादा मिसयूज किए जाने वाला लॉ है, ठीक है। लेकिन अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आईपीसी कब से खत्म हो चुका है और मैं आईपीसी की बात क्यों कर रही हूं। देखिए ये बात सच है कि आईपीसी हट चुका है। आईपीसी के हटने के बाद अब बीएनएस लागू हो चुका है और मैं पहले ही क्लैरिफाई कर देती हूं आपको कि 498 कैपिटल ए आईपीसी के अंदर जो प्रोविजन था, जो अपराध इसके अंदर कवर हो रहा था, अब वो बीएनएस के सेक्शन 85 और 86 के अंदर जा चुका है। लेकिन जो मामले 1 जुलाई 2024 से पहले जिनकी एफआईआर फाइल हो चुकी है उन मामलों पर अभी भी आईपीसी ही लगेगा और जो नए मामले आएंगे ना 1 जुलाई 2024 के बाद जिनकी नई एफआईआर दर्ज होगी उनके ऊपर बीएनएस लगेगा, ठीक है। तो अभी जो जजमेंट मैं आपके लिए लेकर आई हूं और अभी जो जजमेंट्स आ भी रहे हैं वो पुराने ही मामलों के आ रहे हैं ना, तो उनके ऊपर अभी भी आईपीसी ही लगेगा, इसलिए हम आईपीसी की बात कर रहे हैं। बट अगर आप इसको फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी देखना चाहते हैं तो आप इसको 85 और 86 बीएनएस के तहत समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए केस में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप स्टडी आईक्यू जुडिशरी के P2I रैंकर्स बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 10 साल बेमिसाल का सेल का फायदा उठा सकते हैं। ये 10 साल बेमिसाल क्या है? स्टडी आईक्यू 10 साल बेमिसाल क्या है? स्टडी आईक्यू 15 सितंबर को 10 साल पूरे कर रहा है। इसकी वजह से आपको भी एक गिफ्ट मिल रहा है और इस गिफ्ट के चलते आपको जो ये बैच है इसमें आपको पहली बार यहाँ पे डबल वैलिडिटी मिल रही है और ये बैच आपको सिर्फ और सिर्फ 26,000 में मिल रहा है। 26,000 में विद डबल वैलिडिटी ये बैच खरीदने के लिए आपको 15 सितंबर तक एडमिशन लेना है। 15 सितंबर से इसकी क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं और ये कोड जो है वो आपको अगर बेस्ट डिस्काउंट पर चाहिए तो उसके लिए ये कोड आपको याद रखना है, ठीक है। और आपको बता दूं कि अगर आपने इसके लेट किया 15 सितंबर के बाद आप एडमिशन लेते हैं तो फिर ना तो ये प्राइस रहेगा और ना ये डबल वैलिडिटी रहेगी, प्राइस भी बढ़ जाएगा और ये डबल वैलिडिटी भी हट जाएगी। बाकी की डिटेल्स मैं वीडियो के एंड में डिस्कस करने वाली हूँ। देखो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ 2 जजमेंट्स जिसके अंदर अनोखा सा ही क्वेश्चन डिस्कस किया गया है। हस्बैंड के खिलाफ, हस्बैंड के रिश्तेदारों के खिलाफ तो 498 कैपिटल ए का केस फाइल होता रहता है और उसके ऊपर तो आपने बहुत सारे जजमेंट सुने भी होंगे, ठीक है। आज जो जजमेंट लेकर आई हूं इस जजमेंट के अंदर जो सवाल है वो ये है कि क्या हस्बैंड के फ्रेंड के खिलाफ भी 498 कैपिटल ए आईपीसी का केस फाइल हो सकता है? क्या उसको 498 कैपिटल ए आईपीसी के तहत जेल हो सकती है? ठीक है, तो इस जजमेंट के इसके लिए मैं आपके लिए 2 जजमेंट्स लेकर आई हूं। एक जजमेंट बॉम्बे हाई कोर्ट का है और दूसरा जजमेंट है इलाहाबाद हाई कोर्ट का। इस पॉइंट के ऊपर और एक केरला हाई कोर्ट का भी जजमेंट है। तीनों ही जजमेंट्स एक ही बात कहती हैं, लेकिन तीनों जजमेंट्स के कंक्लूजन पे आने से पहले मैं आपको पहले इनकी कहानी बताती हूँ। देखो पहले केस की कहानी क्या है। ये जो बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट है इसके अंदर कहानी ये है कि वाइफ फाइल करती है एफआईआर और ये वाइफ एफआईआर किसके खिलाफ फाइल करती है? अपने हस्बैंड की कलीग के खिलाफ। जो ये कलीग है ये उनकी फीमेल कलीग है, इनके साथ ऑफिस में काम करती है। वाइफ ने एलिगेशन लगाया अपने पति के खिलाफ और इस फीमेल कलीग के खिलाफ कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है और उसका कहना यह था कि अक्टूबर 2017 में वाइफ के पास एक कॉल आई। उस कॉल में उसको किसी ने बताया कि तुम्हारे हस्बैंड का किसी फीमेल कलीग के साथ अपने ऑफिस में किसी के साथ अफेयर चल रहा है। और अगर इसके बाद वाइफ ने हस्बैंड का फोन चेक किया तो फोन चेक करने पर उसको हस्बैंड के फोन में उस फीमेल कलीग की पिक्चर भी नजर आई, ठीक है। और फिर उसने बताया कि मार्च 2019 में हस्बैंड ने इस वाइफ की जो सोने की चूड़ियां हैं, जो गोल्ड की बैंगल्स थी, वो भी उसने अपनी गर्लफ्रेंड को दे दी थी, ठीक है। और जब उसने कन्फ्रंट किया तो हस्बैंड ने उसके साथ बदसलूकी की। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वाइफ ने भी इस जो हस्बैंड की फीमेल कलीग है ना
उसने भी एक पिटीशन लगाई थी कोर्ट में। उसने ये कहा कि ये जो हस्बैंड वाइफ है ना, इन दोनों का रिश्ता ठीक नहीं है, इनके बीच में आपसी मतभेद है, इनकी शादी जो है वो ठीक नहीं चल रही, इनकी लड़ाई चलती रहती है। और 2019 मई 2019 में वाइफ ऑफिस में आती है और उसको धमकी देती है, क्योंकि उसको ये शक है कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है। ठीक है, तो इस चक्कर में जो ये फीमेल कलीग है, ये इस वाइफ के खिलाफ पुलिस कंप्लेन करती है वाइफ के खिलाफ कि ये जो वाइफ है ये मेरे ऑफिस में आके मेरे को धमकी दे रही है, तो यानी इसने मेरे साथ क्रिमिनल इंटिमिडेशन की है, इस वजह से इसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके बाद फिर वाइफ क्या करती है, सितंबर 2019 में वाइफ किस किस के खिलाफ, हस्बैंड के खिलाफ, हस्बैंड के पेरेंट्स के खिलाफ, हस्बैंड के ब्रदर के खिलाफ, प्लस जो ये फीमेल कलीग है इसके खिलाफ, इन सबके खिलाफ 498 कैपिटल ए आईपीसी का केस फाइल करती है। राइट, अब ये जो केस फाइल होता है 498 कैपिटल ए आईपीसी का, इसी केस को क्वॉश करने के लिए, इसी केस को रद्द करवाने के लिए ये जो फीमेल कलीग है हाई कोर्ट पहुंचती है, बॉम्बे हाई कोर्ट। तो बॉम्बे हाई कोर्ट का कहना है, देखिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि भाई जो वाइफ ने एलिगेशंस लगाई है ना, जो वाइफ ने एक तरह से धमकी भी दी है, इसमें कोई वाइफ के खिलाफ केस नहीं बनता है। ठीक है, तो इसको तो कोर्ट ने खारिज कर दिया। ऑन द अदर हैंड कोर्ट ने यह भी कहा कि जो वाइफ ने फीमेल कलीग के खिलाफ एलिगेशंस लगाई हैं कि इसने 498 कैपिटल ए के तहत उसके साथ क्रूअल्टी की है, यह केस भी नहीं बनता। ठीक है, तो यानी दोनों ही फीमेल्स, एक तरफ वाइफ एक तरफ फीमेल कलीग, दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ जो केस फाइल किए थे, हाईकोर्ट ने दोनों को ही रद्द कर दिया। हाईकोर्ट का कहना था कि ये यहाँ पे दोनों ही केसेस नहीं बनते हैं। उसका कारण तो ये था पहले वाले केस का कि उसकी एलिगेशंस, उसके जो धमकी हैं वो बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी नहीं है जिसके खिलाफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन का केस फाइल किया जा सके। दूसरी तरफ कोर्ट ने ये कहा कि जो फीमेल कलीग है उसके खिलाफ क्यों नहीं बनता है 498 कैपिटल ए का केस, क्योंकि वो रिलेटिव नहीं है। ठीक है, वो रिलेटिव नहीं है, वो हस्बैंड की फैमिली से बिलोंग नहीं करती है। और 498 कैपिटल ए की जो कंप्लेंट है वो सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड या हस्बैंड के ब्लड रिलेटिव्स के खिलाफ फाइल की जा सकती है और किसी के खिलाफ नहीं फाइल की जा सकती। इस वजह से जो 498 कैपिटल ए आईपीसी का केस है वो क्वॉश हो जाना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि कितना भी आप इमेजिन कर लो, चाहे हस्बैंड की गर्लफ्रेंड हो या हस्बैंड की कॉन्क्यूबाइन यानी कोई मिस्ट्रेस अगर उसने रखी हुई हो, ठीक है, वो रिलेटिव हस्बैंड की नहीं होती, आप उसको किसी भी सेंस में रिलेटिव मान ही नहीं सकते। ठीक है, और क्योंकि वो रिलेटिव नहीं है, ना तो वो बाय ब्लड रिलेटिव है, ना बाय अडॉप्शन, उसको अडॉप्ट थोड़ी ना किया हस्बैंड की फैमिली ने, ना ही बाय मैरिज, इनकी शादी भी नहीं हो रखी है, तो वो किसी भी सेंस में रिलेटिव नहीं है। और क्योंकि वो रिलेटिव नहीं है, इस वजह से 498 कैपिटल ए की आईपीसी 498 कैपिटल ए आईपीसी की जो कार्रवाई है उसके खिलाफ बन ही नहीं सकती है। ठीक है, कोर्ट का ये भी कहना था कि अगर वाइफ के एलिगेशंस को हम ऑन द फेस वैल्यू भी एक्सेप्ट करें ना, कि भाई जो उसमें लिखा है वो बिल्कुल सच है, एक भी बात झूठ नहीं है, सारी बातें सच हैं, हमें गवाही लेने की जरूरत नहीं है, अगर ऐसा भी हम एक्सेप्ट कर लें तो भी नहीं बनती इसके खिलाफ कंप्लेन, तो भी 498 कैपिटल ए के खिलाफ ये के जो केस है उसके अंदर ये एक्यूज नहीं मानी जा सकती है। ठीक है, इस वजह से कोर्ट ने ये केस क्वॉश कर दिया। अब आ जाते हैं दूसरे केस पर। जो ये दूसरा केस है ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का केस है। इस केस के अंदर क्या हुआ था, इस केस के अंदर भी कुछ इसी तरह की कहानी है। इसमें भी जो हस्बैंड की फ्रेंड है, हस्बैंड की एक फ्रेंड है, उसका कहना है कि वो हस्बैंड की कॉलेज टाइम की फ्रेंड है और उसकी सिर्फ हस्बैंड से एक आधी बार बात हो जाती है, और इस कॉलेज फ्रेंड के खिलाफ हस्बैंड की वाइफ 498 कैपिटल ए आईपीसी का केस फाइल कर देती है। अब ये जो कॉलेज फ्रेंड है ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंचती है कि वाइफ ने मेरे खिलाफ 498 कैपिटल ए आईपीसी का केस क्यों फाइल किया है। साथ में ना सिर्फ 498 कैपिटल ए, उसने यहाँ पे डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट का भी केस फाइल किया था उसके खिलाफ। ठीक है, तो उसका कहना था कि मेरे खिलाफ ये जो प्रोसीडिंग्स फाइल की गई हैं ये बेबुनियाद हैं और इनको खत्म कर दिया जाना चाहिए, इनको क्वॉश कर दिया जाना चाहिए, रद्द कर दिया जाना चाहिए। तो ये गुहार लेके वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहुंची थी। ठीक है, उसका बस ये कहना था कि, और वाइफ यहाँ पे उसके ऊपर वाइफ ने क्या एक्यूजेशन लगाई थी, वाइफ ने ये एक्यूजेशन लगाई थी कि भाई ये जो इसकी फीमेल फ्रेंड है ना, ये हमारी मैरिज खराब कर रही है, ये हस्बैंड को एनकरेज कर रही है कि तुम अपनी वाइफ से डिवोर्स ले लो।
ठीक है। और उसने कहा कि मैं तो सिर्फ उसकी एक कॉलेज फ्रेंड हूं, मैं उसकी कोई रिलेटिव नहीं हूं, हस्बैंड की कोई रिलेटिव नहीं हूं, इसलिए मेरे खिलाफ 498 कैपिटल ए आईपीसी का केस होना ही नहीं चाहिए। तो इसमें भी कोर्ट ने ये कहा कि अगर हम 498 कैपिटल ए आईपीसी को सिंपल पढ़े ना कि धारा क्या है, उसके अंदर क्या दे रखा है, अगर उसको भी पढ़े तो उसको पढ़ने के बाद भी ये समझ में आता है कि ये जो केस है ये सिर्फ हस्बैंड के खिलाफ हो सकता है या हस्बैंड के रिलेटिव के खिलाफ हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा और किसी के खिलाफ नहीं हो सकता। नेक्स्ट चीज जो कोर्ट ने कही वो ये कि भाई यहां पे जो फ्रेंड है हस्बैंड की, वो रिलेटिव तो है ही नहीं, वो रिलेटिव की कैटेगरी में फॉल नहीं करती। तो अगर वो रिलेटिव की कैटेगरी में फॉल नहीं करती तो 498 का केस कैसे बना उसके ऊपर। ठीक है, उसके अलावा दूसरा जो उसने डाउरी का केस उसके ऊपर लगाया, दहेज का जो केस लगाया, उसके लिए भी कोर्ट ने कहा कि दहेज का केस कैसे बन रहा है यहाँ पे। ना तो यहाँ पे उसकी कोई, उसने उसको डाउरी के लिए, देखो दहेज का केस जरूरी नहीं है कि सिर्फ परिवार पे लगे, वो दोस्तों पे भी लग सकता है, लेकिन दहेज का केस कैसे लग रहा है उसका, कोर्ट का ये कहना था कि उसने ऐसा कहीं पे भी कोई एलिगेशन ही नहीं लगाया कि इसने दहेज मांगा है मुझसे। ठीक है, ना उसने कोई ऐसा कोई एक्शन बताया उसका जिससे ये पता चले कि उसने कोई ऐसी उससे डिमांड रखी है, ना कोई ऐसी चीज जिससे ये पता चले कि इसकी जो दोस्त है, हस्बैंड की जो दोस्त है, उसने हस्बैंड की पत्नी को परेशान किया हुआ है, उसको नुकसान पहुंचाया है, ऐसा कहीं से भी नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, इस वजह से जो ये फैक्ट्स हैं इनको देखकर पता चलता है ना तो 498 आईपीसी का केस बनता है और ना ही डाउरी प्रोहिबिशन का केस बनता है, क्योंकि ना तो उसने कोई डाउरी डिमांड की, ना उसको कोई बेनिफिट मिला। ठीक है, तो जब ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो डाउरी का केस भी कैसे बनता है, ना ही उसने उनकी शादी के अंदर कोई इंटरफेयर किया है। ठीक है, तो इस वजह से कोर्ट का कहना है कि जस्ट बिकॉज उसको ऐसे दिमाग में सस्पिशन है, उसको शक है कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है, इस वजह से वो इनके खिलाफ केस फाइल कर रही है, ये ठीक नहीं है। ठीक है, 498 कैपिटल ए का जो पर्पस है, जो उद्देश्य है, वो उन महिलाओं की मदद करना है जिनके साथ असल में क्रूरता होती है। ऐसी महिलाओं को सशक्त करना नहीं है कि तुम अपना जो रिवेंज है, अपना बदला लेने के लिए सामने वाले इंसान पर झूठे केस फाइल करो। ठीक है, इस वजह से कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे जो हस्बैंड की फ्रेंड है वो उसके खिलाफ केस नहीं हो सकता है। ठीक है, और कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि सीजेएम को भी ऑर्डर दिया कि जो भी आपके सामने ये दो मामले चल रहे हैं, इन दोनों मामलों को क्वॉश कर दिया जाए और इस मामले में सुनवाई बंद कर दी जाए। ठीक है, अब अगर बात करें P2I बैच की, तो P2I बैच के अंदर मैं आपको बता दूं, नाम से ही पता चल रहा है, ये प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक का बैच है। इस बैच के अंदर हम सभी स्टेट्स के जुडिशरी के एग्जाम्स की तैयारी कराते हैं। यहाँ पे आपके सभी मेजर लॉज, आपके माइनर लॉज और इसके अलावा लोकल लॉज, ये सब यहाँ पे आपको कवर कराया जाता है लाइव क्लासेस के थ्रू। ठीक है, लाइव क्लासेस ये आपकी 15 सितंबर से शुरू होने जा रही हैं और ये क्लासेस 4 से 6 और 6 से 8 के टाइम स्लॉट में होंगी। ये तो हो गए आपके लॉज। लॉज के अलावा और क्या क्या कवर कराया जा रहा है आपको, यहाँ पे आपको जीके, पूरा स्टैटिक जीके का पोर्शन, इसमें करंट अफेयर्स भी हो गए। हर सैटरडे को एक क्लास होती है करंट अफेयर्स की, जिसमें उस हफ्ते के करंट अफेयर्स आपको करवाते हैं। और उसके बाद करंट अफेयर्स के बाद आपको क्या कराया जाता है, लीगल करंट अफेयर्स। तो ठीक है, और हर स्टेट में अपनी अलग डिमांड है, कहीं पे लीगल करंट अफेयर्स आते हैं, कहीं पे जनरल करंट अफेयर्स आते हैं, तो हम आपको सब कुछ करा देते हैं। जीके आपका स्टैटिक जीके हो गया, आपका लीगल करंट अफेयर्स हो गया, इसमें जनरल करंट अफेयर्स भी आ गया। अब इंग्लिश हिंदी का पोर्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसी से आपकी रैंक बनती है। ठीक है, तो वो भी हमें पता है, तो इस वजह से हम वो भी आपको लाइव क्लासेस के थ्रू कराते हैं। राइट, अब इसके अलावा और आपको बता दूं कि इस बैच के अंदर और क्या क्या आपको मिलता है। देखो, इसमें आपको कुछ फीचर्स यहाँ लिखे हुए देखने को मिल रहे हैं। ये स्टार फीचर्स हैं, ये मेन फीचर्स हैं। जो जनरल फीचर्स हैं वो आप समझ लो पहले। आपका जो सिलेबस है ना, वो 10 से 12 महीने के अंदर खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इस बैच की जो वैलिडिटी है वो 2 साल की है। पर क्योंकि मैंने आपको बताया आपको डबल वैलिडिटी मिलेगी 10 साल बेमिसाल की वजह से, तो ये टोटल आपकी 4 साल की वैलिडिटी हो गई। अब सिलेबस तो आपका 1 साल में खत्म हो रहा है, लेकिन आपकी वैलिडिटी 4 साल की है। क्या करेंगे वैलिडिटी का, उस दौरान टेस्ट देंगे, उस दौरान आपको जो भी अपनी सेल्फ स्टडी करनी है, जो भी हमारी मदद चाहिए मॉक सेशंस वगैरह के लिए, वो आप करेंगे। राइट, तो ये सब ओके। अब इसके अंदर एक चीज और कि जो भी आपकी क्लासेस होंगी ना, ये लाइव होंगी। आप अपने घर बैठे अपने फोन और लैपटॉप की स्क्रीन पर इन क्लासेस को लगा सकते हैं। इसके अंदर आप हमारे साथ लाइव जुड़ सकते हैं मैसेज करके, और आपके पास वहां पे अनम्यूट करके बात करने का भी ऑप्शन होता है। तो आपके जो डाउट्स हैं वो साथ के साथ क्लियर होते हैं। और जो ये क्लासेस होती है ना, रिकॉर्ड हो जाते हैं, रिकॉर्ड होके आपकी ऐप में रहेंगी। कब तक, जब तक आपका बैच वैलिड है तब तक। ठीक है, तो आप कितनी भी बार उन क्लासेस को रिवाइज कर सकते हैं। उसके बाद अगली चीज कि ये जितनी भी क्लासेस है ना, इनमें आपको हर क्लास के साथ MCQs मिलते हैं।
एमसीक्यूज से आप क्या करते हो, एमसीक्यूज से आपकी प्रीलिम्स की तैयारी होती है, तो जो टॉपिक करवाया उसके एमसीक्यूज साथ के साथ मिल गए, ठीक है। आपको हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं, जो टॉपिक कराया उसके हम हाथ से लिखे हुए नोट्स आपको देते हैं, ठीक है। तो वो आपके ऐप में ही अपलोड हो जाते हैं, हर लेक्चर के बाद वो साथ के साथ बनते हैं और साथ के साथ आपके अपलोड हो जाते हैं। और साथ साथ आपको और क्या क्या मिल रहा है, और आपको यहाँ पे मिल रहा है क्रक्स नोट्स। जो ये क्रक्स नोट्स मिलते हैं इससे आपको प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा सिलेबस रिवाइज करने में बहुत मदद मिलती है, ठीक है। ये हो गया। और करंट अफेयर्स की आपको मंथली मैगजीन भी मिलती है, जिससे कि आप महीने के सारे करंट अफेयर्स एक जगह पे आपको मिल जाते हैं, आप रिवाइज कर पाते हैं। तो ये सब कुछ आपको मिल रहा है। इसके अलावा एक सक्सेस इन प्रीलिम्स का ऑप्शन मिल रहा है। वो क्या कि मान लो मैंने आपको बताया 12 महीने में आपका कोर्स खत्म होगा, जैसे ही आपने एडमिशन लिया 1 महीने के बाद नोटिफिकेशन आ गई। अब 1 महीने में तो आपका सिलेबस कवर हुआ नहीं होगा, तो फिर आपको लेकिन पेपर देना है, तो उसके लिए हम क्रैश कोर्स लॉन्च करते हैं उस स्टेट का जिस स्टेट की नोटिफिकेशन आती है। नोटिफिकेशन आने से लेकर पेपर तक का जो टाइम होता है उसमें हम उस पर्टिकुलर स्टेट में जो सिलेबस आने वाला है ना उसको बार बार आपको फटाफट से रैपिडली रिवाइज कराते हैं, और फिर उसमें मॉक हो जाते हैं आपके मॉक सेशंस। ये 6 मॉक सेशंस होते हैं जो आपको उस पेपर के लिए प्रिपेयर कर देते हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है, इसके बाद मान लो अगली नोटिफिकेशन आ गई, सेम एक्सरसाइज रिपीट हो गई, फिर अगली आ गई, फिर अगली आ गई। तो जितनी भी बार जब तक आपका बैच वैलिड है, जितनी बार नोटिफिकेशन आएगी उतनी बार क्रैश कोर्सेज लॉन्च होंगे, उतनी बार रैपिड रिवीजन होगा, उतनी बार मॉक सेशंस होंगे, ठीक है। और इसके बाद आपका प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद फिर बात आती है इंटरव्यू की। अब मेंस की, मेंस के आपके मॉक होंगे, ठीक है, मेंस आंसर राइटिंग। और आंसर राइटिंग का एक और चीज बता देती हूँ, हर संडे को आपको आंसर मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन का आंसर लिखोगे, आंसर लिख के भेजोगे, भेज के हम आपका आंसर चेक करेंगे और फिर उसके बाद आपको फीडबैक देंगे कि आप अपना आंसर कैसे बेटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे अप्रोच कुछ इस तरह की है कि प्रीलिम्स की भी तैयारी चलती रहे, साथ साथ मेंस की भी चलती रहे, ठीक है। और फिर उसके बाद आपका मॉक हो गया, ये मेंस का मॉक हो गया। अब आपका मेंस क्लियर हो गया, फिर इंटरव्यू का मॉक हो जाएगा। तो आपके इस तरह से प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तक के मॉक सेशंस भी होंगे। तो आपकी जो तैयारी है वो हर चीज को ध्यान में रख के हमने यहाँ पे कोर्स स्ट्रैटेजाइज किया है, ठीक है। अब इसके स्टार फीचर्स के बारे में बता देती हूँ। देखो यहाँ पे ना आपकी इवेल्युएशन भी होगी, यानी हर हफ्ते आपके टेस्ट होंगे और आपके मंथली भी टेस्ट होंगे। इनमें से एक टेस्ट ऐसा होगा जो आपको मौका दिला सकता है 5,000 रुपए जीतने का। यानी जो ये टेस्ट होंगे ना, इन टेस्ट में आपकी ऑल इंडिया रैंक आएगी। ये जो टेस्ट है ये ऑल इंडिया लेवल पर होंगे, जिससे कि आपको पता भी चलता रहेगा कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो कैसी जा रही है, आपकी अच्छी जा रही है या खराब जा रही है प्रिपरेशन, कि आपको और कितनी मेहनत करने की जरूरत है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी जा रही है और आप रैंक 1 लेकर आ सकते हैं और आप रैंक 1 ले आते हैं, तो आपको 5,000 रुपए का रिवॉर्ड मिलेगा। ये मंथली मिलेगा, ठीक है। हर महीने एक टेस्ट होगा, उस एक टेस्ट में फर्स्ट रैंक वाले बच्चे को ये अवार्ड मिलेगा। तो आपको लगता है कि आप फर्स्ट रैंक लेने के मतलब आप ऐसे हैं कि आप कंसिस्टेंटली फर्स्ट रैंक ला सकते हैं, तो आपके लिए ये बहुत ही एक रिवॉर्डिंग चीज है। देखो ये जो रैंक हमने रखे हैं, ये प्राइस हमने रखा है, ये ऐसे आपको लुभाने के लिए नहीं रखा है, ये इसलिए रखा है ताकि जो बच्चा टेस्ट दे रहा है ना वो सीरियसनेस के साथ टेस्ट दे। ऐसे नहीं कि टेस्ट है तो बस चले गए और दे दिया, नहीं। बच्चा अगर अवार्ड लेने के लिए टेस्ट देगा तो तैयारी करके देगा, तो उससे कंपटीशन बढ़ेगा, उससे ना सभी को पता चलेगा कि हम लोगों का एक्चुअल में कहाँ पे हम स्टैंड करते हैं, ठीक है। तो ये इससे एक फेयर आइडिया लग जाता है, तो उसके लिए रिवॉर्ड रखा है। बट हाँ, आपको तो बेनिफिट मिल ही रहा है, राइट। और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि आपको अगर आपने जुडिशरी क्लियर कर लिया, ये रिवॉर्ड तो आपने ले लिया, उसके बाद आप जज भी बन गए, जज बनते ही आपको आपकी फीस का 100% पैसा वापस मिल जाएगा। और आप यहाँ पे आपके लिए ऐसा हो जाएगा कि आपने फायदा भी उठा लिया, तैयारी भी कर ली, रिवॉर्ड्स भी जीत लिए और पैसे भी वापस ले लिए, ठीक है। तो ये आपके लिए, अगर आप मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं, आपको लगता है आपके अंदर टैलेंट है, आप मेहनत कर सकते हैं और आपको बस थोड़ी सी गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी, तो वो हम आपको देंगे। आप मेहनत कीजिए, जज बनिए और अपना सारा का सारा पैसा भी वापस ले जाइए, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया टोटल 4 साल के लिए वैलिड है, तो आप अगर इसका हिसाब लगाएंगे तो ये 550 रुपये भी नहीं पड़ा आपका पर महीने का, ठीक है। तो ये प्राइजेस जानबूझकर कम रखे गए हैं ताकि हर बच्चा यहाँ पे अफोर्ड कर पाए इन प्राइजेस को। अब अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, आपके दिमाग में कोई डाउट है, तो निशा_लामा 07 मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, यहाँ पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। और निशा_लामा 1511 मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। यहाँ मैं अपनी अपकमिंग वीडियोस के अपडेट्स शेयर करती हूँ, जो PPTs मैं आपके लिए लेकर आती हूँ ये भी मैं यहीं शेयर करती हूँ, राइट।
अब मैं आपको बता देती हूँ फटाफट से कि आपको एडमिशन लेना कैसे है। देखिए, आपको जाना है गूगल पे जाके आपको टाइप करना है स्टडी IQ जुडिशरी, फिर आपको सर्च करना है और आपको सामने ही एक ऑप्शन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको एक कोर्स नजर आ रहा है सामने, P2I जुडिशरी रैंकर्स बैच 32,500 का। आपको ये 32,500 में बिल्कुल भी नहीं खरीदना है। आपको यहाँ पे दिखेगा नीचे एक ऑप्शन ऐड प्रोमो कोड का। ऐड प्रोमो कोड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करते ही आपको दिखेगा लेफ्ट में एक ऑप्शन आया है एंटर कूपन कोड का। जैसे ही एंटर कूपन कोड पे आप क्लिक करेंगे, आप टाइप करेंगे निशा लाइव टाइप करके आपको करना है अप्लाई। अप्लाई करते ही आपको ये कोर्स कितने का मिल गया, 6,500 का डिस्काउंट, और 6,500 के डिस्काउंट के बाद ये कोर्स आपको पड़ गया 26,000 का। बस आपको ध्यान रखना है एक चीज, ये कोड ही आपको दिलाएगा सबसे बेहतरीन डील। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।